एक लड़की सिर्फ अपने चीटिंग बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए जापान जाती है, लेकिन वही घटना उसे पूरी दुनिया में मशहूर बना देती है। उसका नाम चामोही होता है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक छोटी सी और स्ट्रगल करती हुई एक्ट्रेस होती है। वो कोई बड़ी स्टार नहीं होती, बल्कि एक लो लेवल 18th टियर की एक्ट्रेस होती है जिसे कोई खास पहचान नहीं मिली होती। कहानी की शुरुआत होती है जब वो अकेली जापान के कनागावा शहर में पहुंचती है। उसका मकसद साफ होता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड यूजिन को ढूंढे, वही यूजिन जिसने अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया था और ऊपर से ये भी कह दिया था कि उसे जापान में कोई नई लड़की मिल गई है। मोही के पास बस एक ही सुराग होता है, एक फोटो जिसमें यूजिन किसी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा दिखाई देता है, अब एक ऐसी जगह जहां वो भाषा भी नहीं समझती। वहां उसका सबसे बड़ा सहारा उसका ट्रांसलेशन ऐप होता है। वो उसी फोटो वाले रेस्टोरेंट में पहुंचती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर पास बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो दिखने में कोरियन लगता है, लेकिन वो आदमी अपने हाथ में चाइनीज ट्रैवल गाइड पकड़े होता है। मोही को लगता है कि शायद ये आदमी कोरियन नहीं समझता होगा, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगती है। वो जोर जोर से कोरियन भाषा में अपने एक्स और उसकी नई गर्लफ्रेंड को गालियां देने लगती है। वो पूरी तरह गुस्से में होती है और उसे लगता है कि कोई उसकी बात समझ नहीं रहा। तभी अचानक उस आदमी के फोन से कोरियन ऐप नोटिफिकेशन साउंड आता है। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत हो जाता है। मोही के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब उस आदमी ने सुन लिया है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अंदर से घबरा जाती है। उस आदमी का नाम जो हाओजुन होता है, जो एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर होता है। उसे कई भाषाएं आती हैं और वो अपने काम के लिए चाइनीज सीख रहा होता है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट में चीख सुनाई देती है। पास वाली टेबल पर बैठे एक इटालियन कपल का बच्चा अचानक एलर्जिक रिएक्शन का शिकार हो जाता है। उसके माता पिता घबरा जाते हैं कि उन्हें वहां की भाषा समझ नहीं आती। माहौल पूरी तरह कैओस में बदल जाता है और कोई समझ नहीं पाता क्या करें। तभी जो हाओजुन तुरंत आगे आता है और सिचुएशन संभालता है। वो अलग अलग भाषाओं में सबको समझाता है और स्टाफ को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन रेस्टोरेंट एक संकरी गली में होता है जहां एम्बुलेंस नहीं आ सकती, इसलिए वो खुद बच्चे को गोद में उठाकर सड़क की तरफ भागता है। ये सब देखकर मोही भी आगे आती है और उसका बैग संभालने में मदद करती है। जब जो हाओजुन वापस आता है तो मोही उसकी काइंडनेस और इंटेलिजेंस से बहुत प्रभावित हो जाती है। वो हिम्मत करके उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका ट्रांसलेटर बन जाए। वो चाहती है कि वो अपने एक्स से प्रॉपरली बात कर सके। वो कहती है कि एआई से ट्रांसलेशन तो हो जाएगा, लेकिन दिल की बात इंसान ही अच्छे से समझा सकता है। पहले तो जो हाओजुन मना करने का सोचता है, लेकिन मोही की हेल्पलेस और स्टबर्न एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल पिघल जाता है। आखिरकार वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। दोनों फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। इस बार उनका सामना मोही के एक्स की नई गर्लफ्रेंड से होता है, लेकिन जो वो देखती है वो उसे शॉक कर देता है। उस औरत का पेट काफी बड़ा होता है और साफ दिख रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है। मोही जब पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो औरत 7 महीने की प्रेग्नेंट है और मोही और यूजिन का ब्रेकअप सिर्फ 3 महीने पहले हुआ था। ये सिंपल कैलकुलेशन उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जब वो अपने प्यार में थी तब भी उसे धोखा दिया जा रहा था। वो इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाती और अंदर से टूट जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो प्रेग्नेंट औरत जो हाओजुन को अलग से बुलाती है और उसे एक अलग कहानी बताती है। जो हाओजुन ये सब मोही को जाकर बताता है। वो कहती है कि बच्चा उसके एक्स हस्बैंड का है और जब वो मुश्किल में थी तब यूजिन ने उसकी मदद की थी। वो यहां तक कहती है कि अगर मोही चाहे तो वो पीछे हट सकती है। ये सुनने में तो माफी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक तरह की प्रोवोकेशन होती है। मोही ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तीसरी बार जो हाओजुन के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। इस बार वो सिर्फ एक चीज कंफर्म करना चाहती है। वो पूछती है कि जब यूजिन गायब रहता था क्या वो इसी औरत के साथ था। औरत चुप रहती है, जो उसकी बात को कंफर्म कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जस्टिफाई करती है। वो कहती है कि यूजिन ने उसकी मदद की थी, इसलिए वो उसके साथ है। ये सुनकर मोही पूरी तरह निराश हो जाती है। वो उस औरत को ताना मारती है कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। वो साफ कह देती है कि वो उस धोखेबाज आदमी को कभी वापस नहीं चाहती। तभी अचानक वो औरत एक शॉकिंग बात बोल देती है। वो कहती है कि असल में जब वो और यूजिन साथ थे तब एक तीसरी लड़की आई थी और वो तीसरी लड़की खुद मोही थी। ये सुनते ही मोही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालती है ताकि सामने वीक ना दिखे। तभी जो हाओजुन उसे अपने पास खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। वो उसके सामने खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट करता है और उस औरत से कहता है कि वो दोनों बस एक कपल हैं जो घूमने आए हैं। वो एक गिफ्ट आगे बढ़ाता है और सिचुएशन को काम कर देता है। वो क्लेवरली सारी इंसल्टिंग बातें मोही तक पहुंचने से रोक देता है। इस तरह वो उसकी रिस्पेक्ट बचा लेता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद मोही उसके प्रति बहुत ग्रेटफुल हो जाती है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन मोही को पता चलता है कि वो गलती से उसका फोन ले आई है।
वो तुरंत उसे ढूंढने वापस जाती है। तभी फोन पर कॉल आता है जो उस इटालियन कपल का होता है। वो उसे धन्यवाद देने के लिए एक फैंसी डिनर इनवाइट देते हैं। जो हाउजुन पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। वो लोग सोचते हैं कि मोही उसकी फ्रेंड है, इसलिए दोनों को इनवाइट करते हैं। इस तरह दोनों को साथ में समय बिताने का मौका मिलता है। डिनर के दौरान दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। जो हाउजुन को पता चलता है कि मोही एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। उसके सोशल मीडिया पर बहुत कम फॉलोअर्स हैं। वो मजाक में कहती है कि वो उसे फॉलो करे। जो हाउजुन मजाक में कहता है कि कहीं वो फेमस ना हो जाए और उसकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाए। ये मजाक आगे जाकर सच साबित होने वाला होता है। मोही भी उसके बारे में जानती है कि उसके दिल में भी कोई है और आज उसका बर्थडे भी है, लेकिन वो लड़की अब उसके साथ नहीं है। शाम होते होते दोनों रास्ता भूल जाते हैं। एक रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर वो मजाक में रास्ते को लेकर बैट लगाते हैं। तभी जो हाउजुन को एक फोन आता है और पता चलता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो भी इसी शहर में मौजूद है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही होती है और जो हाउजुन मोही को अपनी सिचुएशन समझाता है। मोही बिना एक सेकंड सोचे उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो कोई पछतावा मत छोड़ना। ट्रेन तेज आवाज के साथ गुजरती है और जब नजारा साफ होता है तो जो हाउजुन जा चुका होता है। मोही कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती है और उसके दिल में हल्की सी खालीपन की भावना होती है, लेकिन वो जल्दी खुद को संभाल लेती है और हल्की मुस्कान के साथ इसके बाद वो अपने देश वापस लौट जाती है और फिर से अपनी जिंदगी में लग जाती है। काफी समय बाद उसे अपनी जिंदगी का पहला बड़ा मौका मिलता है। उसे एक फिल्म में लीड रोल ऑफर होता है। भले ही वो एक लो बजट हॉरर फिल्म होती है, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है और वो इसे पूरी लगन से करती है। फिल्म के आखिरी सीन में उसे ऊंचाई से गिरने का सीन करना होता है। वो बॉडी डबल लेने से मना कर देती है और खुद ही स्टंट करने का फैसला करती है। शूटिंग तो सही से खत्म हो जाती है, लेकिन जब इक्विपमेंट हटाया जा रहा होता है तभी अचानक रस्सी टूट जाती है। मोही सीधा ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। जब उसकी चेतना खत्म होने लगती है तो वो आसमान में आतिशबाजी देखती है। वो पटाखे जो किसी और के जश्न के लिए होते हैं उसकी जिंदगी के दर्दनाक पल का बैकग्राउंड बन जाते हैं। इसके बाद वो कोमा में चली जाती है और पूरे 6 महीने तक बेहोश रहती है। जब वो होश में आती है तो खुद को एक लग्जूरियस हॉस्पिटल रूम में पाती है। इस दौरान दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी फिल्म अनएक्सपेक्टेडली एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन चुकी होती है और उसका एक्सीडेंट मीडिया में इतना वायरल हो जाता है कि वो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है। एक अननोन एक्ट्रेस से वो एक ग्लोबल इंस्पिरेशनल आइकॉन बन चुकी होती है। उसके लिए तो बस एक नींद थी, लेकिन दुनिया के लिए सब कुछ बदल गया था। उधर दूसरी तरफ जो हाउजुन एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठा होता है। टैक्सी ड्राइवर उससे मोही का नाम लेता है और उसकी फेम के बारे में बताता है। जो हाउजुन तुरंत अपना फोन निकालता है और उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है। वहां उसे वो फोटो दिखती है जिसमें उसका बैक साइड दिख रहा होता है। वो चुपचाप उसे फॉलो कर देता है और स्क्रीन पर आता है कि वो उसका 10,000वां फॉलोवर है। जब वो फाइनली उसके लाखों फैंस में एक बनता है तब तक मोही एक सुपरस्टार बन चुकी होती है। दोनों की छोटी सी मुलाकात अब किस्मत के कारण अलग रास्तों में बदल चुकी होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो फोटो आगे बहुत बड़ा असर डालने वाली है। वही फोटो उनके फ्यूचर को फिर से जोड़ने वाली होती है। उधर हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है। मोही अब एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुकी होती है। जिस फिल्म ने उसकी जान लगभग ले ली थी वही उसे दुनिया की सबसे बड़ी पहचान दे देती है। लोग उसके ज़ॉम्बी कैरेक्टर दुरामी को कॉपी करके वीडियोस बना रहे होते हैं। उसकी रिकवरी की खबर हेडलाइंस बन जाती है और मीडिया उसे रिबॉर्न क्वीन कहने लगता है। इस खबर में जो हाउजुन भी शामिल होता है। जो ये सब देखता है उसे याद आता है कि वो दोनों जापान में मिले थे और उसने उसकी मदद की थी। अब उसे देखकर वो राहत की सांस लेता है कि वो सुरक्षित है। मोही के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे बड़े बड़े इंटरनेशनल शोज में बुलाया जाने लगता है। वो एक फेमस अमेरिकन लेट नाइट शो में भी जाती है, लेकिन उसे अभी भी इस नई जिंदगी की आदत नहीं होती। बैक स्टेज वो अपने ब्रांडेड कपड़ों को संभाल कर रखती है जैसे बाद में लौटाने होंगे। उसका मैनेजर हंसते हुए कहता है कि अब वो इतनी बड़ी स्टार है कि ये सब खरीद सकती है। काम खत्म होने के बाद जब वो अपना फोन देखती है तो शॉक हो जाती है। उसके फॉलोअर्स 10,000 से बढ़कर 1 करोड़ हो चुके होते हैं। उसकी पुरानी पोस्ट्स भी वायरल हो चुकी होती हैं और हर जगह वही चर्चा में होती है। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। वो आईने में देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने फिल्म वाले किरदार दुरामी का चेहरा दिखता है। वो डर जाती है और खुद को समझाती है कि ये स्ट्रेस की वजह से हैलुसिनेशन है। उधर जो हाउजुन की जिंदगी भी बदल जाती है क्योंकि वो फोटो वायरल हो जाती है। लोग मान लेते हैं कि वो मोही का बॉयफ्रेंड है। उसके दोस्त और जानने वाले उसे रोज सवालों से परेशान करने लगते हैं। वो बार बार समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वो इस सिचुएशन से मेंटली परेशान होने लगता है। तभी उसे एक मौका मिलता है जब मोही को एक इंटरनेशनल मैगजीन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आयोजक उसके लिए एक ट्रांसलेटर अरेंज करते हैं। जब मोही इंटरव्यू के दौरान अपने ईयरपीस में आवाज सुनती है तो उसे वो आवाज जानी पहचानी लगती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि वो जो हाउजुन होता है। उसे देखकर उसका नर्वसनेस खत्म हो जाता है और वो अंदर से शांत महसूस करती है।
लेकिन वो अपनी खुशी छुपा कर रखती है। तभी एक जर्नलिस्ट अचानक उस वायरल फोटो के बारे में सवाल पूछ लेता है। माहौल ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि जो हाओजुन वहीं बैठा होता है और वहीं ट्रांसलेशन कर रहा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और मोही तुरंत एक कहानी बना देती है। वो कहती है कि वो बस एक लकी इंसान था जिसने उसे रास्ता दिखाया। वो ये भी कहती है कि वो जापानीज लैंग्वेज में बहुत अच्छा था। लेकिन जाने क्यों वो ये भी जोड़ देती है कि सफर में किसी हैंडसम आदमी से मिलना बहुत खास होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो हाओजुन तुरंत उससे मिलने का फैसला करता है। वो अब और कंफ्यूजन नहीं चाहता था। वो उससे साफ साफ बात करना चाहता था। वो उसे बताता है कि आज की जॉब उसे बड़ी मुश्किल से मिली है। उसने कनेक्शंस लगाकर ये मौका पाया ताकि वो उससे मिल सके। ये सुनकर मोही को लगता है कि शायद वो उसे पसंद करता है। उसे लगता है कि शायद वो अपने दिल की बात कहने वाला है। लेकिन अगले ही पल जो हाओजुन की बात उसके दिल को तोड़ देती है। वो कहता है कि उसे वो फोटो डिलीट करनी होगी जिसमें वो दिख रहा है। ये सुनते ही मोही का चेहरा जम जाता है और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो खास नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम बन चुकी है जिसे खत्म करना जरूरी है। जिस इंसान को वो खास समझने लगी थी वो बस अपनी परेशानी सुलझाने आया था। ये रियलाइजेशन उसके दिल को गहराई से चोट पहुंचाता है। जो हाओजुन की जिद देखकर आखिरकार मोही मान जाती है कि वो फोटो डिलीट कर देगी। लेकिन जैसे ही वो डिलीट बटन दबाने वाली होती है वो उसे एक बात याद दिलाती है। वो कहती है कि उस फोटो पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं और वो बहुत वायरल हो चुकी है। अगर वो अचानक उसे डिलीट करती है तो लोग गलत समझ सकते हैं। सबको लगेगा कि फेमस होने के बाद उसने उस लड़के को छोड़ दिया। ये बात कंट्रोवर्सी बन सकती है और उसकी इमेज खराब हो सकती है। ये सुनकर जो हाओजुन भी सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। वो थोड़ा पीछे हटता है और पूछता है कि क्या डेट चेंज की जा सकती है। तब जाकर मोही को समझ आता है कि असली इशू फोटो नहीं बल्कि उसकी पोस्टिंग डेट है। दरअसल जिस दिन वो फोटो पोस्ट हुई थी वही दिन जो हाओजुन की क्रश का बर्थडे था। वो सालों से उस लड़की को सीक्रेटली पसंद करता था। उसे डर था कि अगर वो लड़की ये पोस्ट देखेगी तो गलत समझेगी। अब ना तो फोटो डिलीट हो सकती थी और ना ही डेट बदली जा सकती थी। मजबूर होकर जो हाओजुन ये बात छोड़ देता है। लेकिन इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाता है। उनका रिश्ता अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। मोही चाहती थी कि कम से कम वो कांटेक्ट एक्सचेंज कर लें ताकि आगे चलकर दोस्त बन सकें। लेकिन जो हाओजुन पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से बोलता है कि अगर कुछ काम हो तो मैनेजर से बात करना। वो उसे पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं देता। ये बात मोही को अंदर से हर्ट करती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका मैनेजर जो हाओजुन को कैसे जानता है। जब वो अपने मैनेजर से पूछती है तो एक शॉकिंग सच सामने आता है। जब मोही एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस थी तब वो कोई नहीं थी। कंपनी ने उसे एक सामान्य वार्ड में रखा हुआ था जहां और भी मरीज थे। फिल्म के प्रोड्यूसर्स और एजेंट्स दोनों ही मेडिकल बिल्स देने से बच रहे थे। उस मुश्किल समय में कोई भी उसके पास नहीं आया था। लेकिन उसी दौरान जो हाओजुन ही था जो बार बार हॉस्पिटल जाकर उसे देखता था। ये सुनकर मोही पूरी तरह शॉक हो जाती है। जो इंसान उसे कोल्ड और डिस्टेंट लगा था वही असल में उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसकी केयर की थी। ये बात उसके दिल को छू जाती है। वो बार बार उसका कार्ड देखती है और उसके बारे में सोचने लगती है। अब उसके मन में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर वो व्हाइट मूनलाइट लड़की कौन है। इसी क्यूरियोसिटी में वो जो हाओजुन को कॉल कर देती है। लेकिन कॉल कनेक्ट होते ही वो नर्वस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। वो जल्दी जल्दी कहती है कि उसने फोटो डिलीट कर दी है। तभी कार में बैठा उसका मैनेजर उस लड़की की जानकारी निकाल लेता है। वो कहता है कि वो लड़की एक फेमस प्रोड्यूसर है। ये सारी बातें फोन के जरिए जो हाओजुन तक पहुंच जाती हैं। ये सुनकर जो हाओजुन गुस्से में आ जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे। वो पहली बार अपना गुस्सा दिखाता है और उससे सवाल करता है। वो पूछता है कि उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा क्यों है। मोही को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिंसियरली माफी मांगती है। वो मानती है कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे जानना चाहती थी। साथ ही वो उसे थैंक्स भी बोलती है कि वो हॉस्पिटल में उससे मिलने आता था। ये सुनकर जो हाओजुन का दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो देखता है कि मोही ठंडी हवा में खड़ी कांप रही है। आखिरकार वो उसे अपने घर अंदर आने देता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सब कुछ साफ साफ बता देगा ताकि आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे। वो उसे अपने अनरिक्वाइटेड लव के बारे में बताता है। वो कहानी एक ट्रेन जर्नी से शुरू हुई थी जहां वो उस लड़की से मिला था। लेकिन उससे पहले ही वो खत्म हो गई जब उसने देखा कि वो लड़की उसके अपने बड़े भाई के साथ थी। ये सुनकर मोही कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछती है। वो पूछती है कि अगर उस दिन वो दोनों साथ रहते तो क्या कुछ बदल सकता था। जो हाओजुन बिना सोचे साफ जवाब देता है कि नहीं। वो कहता है कि वो उस दिन वहां सिर्फ उस लड़की के लिए गया था, इसलिए चाहे कुछ भी होता उनका रिश्ता नहीं बदलता। ये जवाब मोही के दिल को चीर देता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन वो तुरंत मुड़ जाती है और कहती है कि वो रो नहीं रही, बस नाक बह रही है।
वो चुपके से जाकर अपने आंसू पोंछती है। जो हाओजुन उसे ऐसे देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे उसका ये इनोसेंट बिहेवियर क्यूट लगता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए मोही एटीट्यूड दिखाती है। वो कहती है कि वो सब बस ये चेक करने के लिए कर रही थी कि कहीं उसे उससे फीलिंग्स तो नहीं है। वो मजाक में कहती है कि वो इतनी फेमस है कि कोई उसका फायदा उठा सकता है। वो साफ कहती है कि वो उसे कभी मौका नहीं देगी। आखिर में दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे। मोही वहां से चली जाती है और बाहर बारिश शुरू हो जाती है। जो हाओजुन उसके पीछे अम्ब्रेला लेकर जाने की सोचता है, लेकिन फिर उसे उनका वादा याद आता है और वो रुक जाता है। वो चुपचाप अम्ब्रेला वापस रख देता है। इसके बाद मोही की करियर और भी ऊपर जाने लगती है। वो बड़े बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म करने लगती है। हर जगह उसका नाम गूंजने लगता है। लेकिन एक दिन रेड कारपेट इवेंट के दौरान कुछ अजीब होता है। उसे फिर से अपने फिल्म का कैरेक्टर दुरामी दिखाई देता है। पहले वो सोचती है कि यह हैलुसिनेशन है, लेकिन इस बार वो इल्यूजन उसकी तरफ दौड़ता है और उसे धक्का दे देता है। उसे वही फीलिंग आती है जो गिरते वक्त आई थी। वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फंस जाती है। तभी एक जापानीज स्टार उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। ये घटना उसे अंदर से हिला देती है। उसे एहसास होता है कि वो मेंटली ठीक नहीं है। उसका दिमाग अब कंट्रोल खोने लगा है और इस हालत में उसे सिर्फ एक ही इंसान याद आता है। वो तुरंत जापान जाने का फैसला करती है। जब जो हाओजुन अपने होटल लौटता है तो वो उसे दरवाजे के बाहर बैठा पाता है। मोही की हालत बहुत खराब होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो उसे देखकर टूट जाती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुद को पागल महसूस कर रही होती है। वो उसे ऐसे देखती है जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। अब आगे जो होगा वो या तो उसे बचाएगा या पूरी तरह तोड़ देगा।